उसके बाद ये सामाजिक विषय के अंतर्गत आया। आज हम इसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मुख्य तौर पे यह है कि व्यक्ति का सामाजिकरण करना। तो बच्चा जो है भई भले ही मैथ्स में कितना होशियार हो जाए, साइंस में कितना होशियार हो जाए, लेकिन जब तक का उसका सामाजिकरण नहीं होगा तब तक का समाज में उसको कोई स्थान नहीं मिल पाता। बहुत सारे हमने ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, बहुत सारी चीजें हमने धरातल पे ऐसी देखी हैं कि बच्चा विज्ञान कहने लगे थे पहले। समाज अध्ययन, समाज शास्त्र, इस तरीके से समाज विज्ञान बन चुका है, यानी इसे भी अब विज्ञान का दर्जा मिल चुका है। तो लेकिन कुछ खासियत इस विषय की ऐसी है कि ये और विज्ञानों से भिन्न है, आज भी है और ये हमेशा रहेगा। तो वो क्या भिन्नताएं हैं जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करती है? कोई बच्चों को कोई चीज बतानी है, इनोवेशन कुछ नहीं, फिक्स्ड चीजें जो चीज हमने पढ़ी थी वही आज हम स्टूडेंट को दे रहे हैं, क्लासी और अक्सर और व्हाटएवर दे रहे हैं, है ना। तो वही चीजें हम आज भी बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन साइंस में ये कि नई चीजें रोज इनोवेशन बताते जाते हैं। थोड़ा हाँ, मैम की बात से मैं जोड़ रहा हूँ कि जैसे विज्ञान का कुछ दे रहा है, वो टीवी में कुछ देख रहा है। आजकल तो मीडिया आप देख रहे हैं, इतनी तरह तरह की हमारे पास सामग्री परोसी जाती है। तो हम किस तरीके से उस चीज को लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालने की स्थिति में होते हैं। क्या चली आ रही चीजों को जो करते हैं स्वीकार करके हम लोग मान रहे हैं, या फिर उन्हें तर्क की कसौटी पे कसने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अब आपको अपनी एक जगह बना लेनी है। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, सभी की जगह छोड़ देना हमारे पास। तो अर्थ कहाँ पे होगी? कौन करके आप में से कोई आ जाइए जो कि गर्मी वाली स्थिति को दर्शा पाए। ये गर्मी होगी, ये जाड़ा हो गया, हाँ, और ये दो सेंटर यहाँ होंगे, और ये दूरी भी काफी कम है। लेकिन अगर हम उस तरीके से सोचें तो किरणें इसमें तिरछी ही पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी ना, क्योंकि अगर ये गोल है, पृथ्वी माने पूरी तरीके से गोल तो नहीं है, लेकिन अगर ये वाकई गोल होती तो ऐसा होता, लेकिन ये झुकी हुई है। झुकने का मतलब है कि ये हिस्सा इस तरफ को चले गया, इसका ऐसे गया। तो अब आप सोचिए कि यहाँ तिरछी पड़ेंगी ना, सीधी रेखाएं यहाँ गिरेंगी, तो जो दक्षिण गोलार्ध वाला हिस्सा है वहां हम कह सकते हैं कि गर्मियां हैं, लेकिन यहाँ गर्मियां नहीं है। तो जो जनवरी वाला महीना था, पृथ्वी की स्थिति थी वो यहाँ पे था। ये तो पहली बात हो गई। अच्छा, इसमें ये दो चीजें और हैं। एक ऐसी स्थिति होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि ये है। एक ऐसी स्थिति भी होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी काफी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, तो वो वाली स्थिति वहां होगी। तो इन दोनों स्थितियों को कुछ नाम दिया जाता है, आप जानते होंगे शायद ना, उपसौर, अपसौर। बिल्कुल। तो उपसौर क्या होता है? हाँ सर, नजदीक, यानी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसे क्या कहते हैं? उपसौर। और ये एक तिथि है, ये एक तारीख है, अगर आप देखेंगे तो 3 जनवरी का वो दिन होता है जब सबसे नजदीक होती है पृथ्वी सूर्य के। लेकिन उसके बावजूद महीना कौन सा चल रहा होता है? जाड़ों का। तो ये समझने वाली बात हो जाती है ना बच्चे के लिए, क्योंकि वो पढ़ेगा, लेकिन पढ़ के कहाँ समझ आती है, हम करके देखते हैं उसके बाद भी बहुत मुश्किल से समझ में आती है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे नजदीक तो है, लेकिन दिन कौन से चल रहे हैं यहाँ पे? जाड़ों के। यानी ये जो ऋतु चल रही होगी कौन सी होगी? शीत ऋतु। की दिक्कत यहाँ है। कृषि की बात अगर हम करें तो कृषि उतनी बढ़िया हो नहीं पाएगी। अब वहाँ अगर कृषि होती है, देखिए कृषि हर जगह आपका एक उष्ण को छोड़कर, सॉरी शीत को छोड़ करके और जगह है। तो लेकिन यहाँ क्या है, पथरीली जमीन मिलेगी हमको जहाँ आपका रबर की खेती होगी, आपका इस प्रकार से आपके जो वन है, आपका वर्षा वन मुख्य तौर पे यहाँ पाए जाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य यहाँ रहने का, यानी कि देखिए जो धरातल का स्वरूप है वो हमारी पूरे कल्चर को प्रभावित करता है। यानी कि हमारी संस्कृति, इसके अंदर हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, आचार व्यवहार, आपके बोलचाल, ये सब कुछ बिल्कुल एकदम है। तो यहाँ वैसे तो आबादी बहुत कम है, आपका जो अभी बात भी आ रही थी, शीत कटिबंध में आबादी बहुत कम है, उष्ण कटिबंध में बहुत कम है। जितनी भी आबादी आपकी अधिकतर जो है आपका जो शीतोष्ण है या उष्ण है, क्योंकि मनुष्य कैसी जगह रहना पसंद करता है। किनारे पे नहीं है, मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि अगर आप यहाँ से निकलते हैं तो फिर आपको उस विद्यालय तक पहुँचना है। दूरी, दिशा और प्रतीक तीनों ही उस नक्शे में हैं। तो आप लोग ये थोड़ा सा बताइए कि आप लोग कहाँ से कैसे जाएंगे और उस विद्यालय तक कैसे पहुँचेंगे। मैं सुबह हथौल खान से चली हूँ, ये कैसनो वाली रोड, और इसमें बीच में जो मेरे को कई चीज़ें देखने को मिली
जैसे यहाँ पर जीआईसी बतौस खान लिखा है और एक मदनी बतौस खान जीआईसी सोनलेश्वर। इसी बात को आते दिशा का ये अच्छा और मैं थापला हाई स्कूल थापला में पढ़ाता हूँ। देखिए ये रहा, ये बद्रीनाथ रोड है, ये रहा बडियाली। बडियाली से फिर हम यहाँ नीचे को घूमे तो इसे बोलते हैं खड़ी बाजार। ये खड़ी बाजार में मेरा घर है जहाँ मैं किराए के मकान में कमरे में रहता हूँ। फिर यहाँ से नीचे को आए, ये रहा किनारी बाजार। फिर यहाँ पर आए तो ये यहीं से ये खेतों से अभी ये रास्ता बनाना भूल गए। कच्चा रास्ता क्या है? हाँ, कच्चा रास्ता बनाना भूल गए। तो यहाँ से कच्चा रास्ता है, ये यहाँ पर मिलता है, ये किनारी बाजार पर आए और यहाँ से होते हुए आप ये पोस्ट ऑफिस और यहाँ पर मंदिर भी है। ठीक है, हम लोग काफी बोर भी हो गए होंगे बैठ बैठे, तो इसलिए थोड़ा तो सबसे पहले हाँ बोलना नहीं जो क्या आपको इसको आप बार-बार नहीं ना बस अब आप इसको कैसे बताएंगे इनको क्लियर नहीं बताना है, खाली इशारे। तो मैम को वो स्टेट और वो जो चीज है उसको बताना है। अच्छा स्टेट भी ना पता है बट वो चीज के बारे में बताते तो आप लोग गेस कर लें। हाँ, ये कौन से राज्य का है? मशहूर चीज होगी लेकिन बहुत मशहूर चीज है लेकिन। अब मैं अच्छा अच्छा हाँ वेरी गुड मैम सही कर रही है, मैम सही डायरेक्शन में जा रही है। क्या करा मैंने? अच्छा मैम ने दिखाया ऐसे करना। ये एक ये बहुत ही फेमस चीज है एक राज्य में, इंडिया के वर्ल्ड में फेमस है और भी कुछ चीजें हैं। वेरी गुड सर। किस राज्य में? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में?